हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 18 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल 0,2l। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल 0,2l भी होता है और साथ साथ में एल के टर्म में एल 0,l भी होता है। ठीक है, तो हम लोगों को समझेगा कैसे 0,2l वाला कंसिडर करना है फिर 0,l वाला कंसिडर करना है। अगर क्वेश्चन में हाफ रेंज ये वर्ड आते हैं कंपल्सरीली, तो उसका मतलब जो भी गिवन इंटरवल के दिया है वो क्या रहेगा, 0,l टाइप का रहेगा। अगर हाफ रेंज ये वर्ड नहीं आते क्वेश्चन में, तो इसका मतलब गिवन इंटरवल क्या कंसिडर करना है, हमें 0,2l कंसिडर करना है। तो इस क्वेश्चन में हाफ रेंज ये वर्ड ना होने के कारण हम लोग इस गिवन इंटरवल को किसके साथ कंपेयर करना होगा, 0,2l के साथ कंपेयर करना होगा। इसका मतलब देखो, शुरुआत में 0 है, लास्ट में क्या है 2l, यानी कि वो कितना है 2 है। ठीक है, ये यानी कि 12 इक्वल टू 2 लेना होगा। लेकिन ये जो ओवरऑल इंटरवल है 0,2l का, वो 1 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे कैसा हुआ है, स्प्लिट हुआ है। कैसा हुआ है, स्प्लिट हुआ है, यानी कि हमें 0,2l इस इंटरवल पे ब्रेकिंग फंक्शन दिया है और द वैल्यू l इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस एरो से आंसर की शुरुआत कर देते हैं। ये 0,2l टाइप का फूरियर सीरीज से इतना तो क्लियर हो गया। तो उस केस में फूरियर सीरीज किस तरीके से लिखी जाती है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एज वी नो लिखा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में फंक्शन आता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 लिखा जाता है। a0 लिखने के बाद हमें लिखना होता है an लिखने के बाद समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहेगा। उसके बाद कॉस n पाई एक्स बाय एल होता है, n पाई एक्स अपॉन एल होता है। ठीक है, प्लस bn दिया जाता है, bn के बाद समेशन लिखना है n इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद साइन ऑफ n पाई एक्स लिखना होता है, n पाई एक्स अपॉन एल और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, हियर गिवन सीरीज में ये 0 तो है शुरुआत में, लास्ट में कितना है 2, यानी कि 2l कितना हो गया, 2 हो गया। 2l इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। देयरफॉर l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इतना क्लियर होगा। तो ये l की वैल्यू 1 कंसिडर करते हुए ऊपर वाली सीरीज़ में चेंजेस क्या करने होंगे, ऊपर वाली सीरीज़ में जहाँ पर भी l जनरल लिया है तो वहाँ पर हम लोग l इक्वल टू क्वेश्चन का आया हुआ 1 यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में तो एफ ऑफ एक्स रहेगा इज इक्वल टू ये a0 आएगा प्लस ये an आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी आने के बाद l की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कैसा रहेगा, कॉस ऑफ n पाई एक्स प्लस ये bn तो आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ n पाई एक्स रहेगा, साइन ऑफ n पाई एक्स ब्रैकेट क्लोज। और इसको हम लोग करेंगे नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। इतना करने के बाद हमें ये जो फूरियर कोफिशिएंट है a0 an और ये bn, इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू आने के बाद इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इसका मतलब जो फूरियर एक्सपेंशन पूछा था दिए हुए क्वेश्चन का, वो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो a0 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेट ये लिखा, a0 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारे पास 1/2l रहेगा, इंटीग्रल 0 टू 2l होगा, एफ ऑफ एक्स लिखना है और यहाँ पर लिखना है dx। इतना क्लियर है ये। अभी हमें आंसर निकालना है an इस फूरियर कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, तो फूरियर कोएफिशिएंट an का ये फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ से। फूरियर कोएफिशिएंट an के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो an इक्वल टू 1/l आएगा, इंटीग्रल 0 टू 2l होगा, एफ ऑफ एक्स और क्या आएगा, कॉस ऑफ n पाई एक्स बाय एल रहेगा, n पाई एक्स अपॉन एल और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे रहेगा dx। इतना क्लियर हुआ होगा। देखो शुरुआत में एक क्वेश्चन कैसे दिख रहा था, हमें स्प्लिट टाइप वाला दिख रहा था, तो उसके कारण स्प्लिट टाइप वाला अगर जब भी फंक्शन होता है तो उसके इसमें सबसे पहले l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो ये कितना होगा, l की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा 1/1। 1 होने के कारण उसको लिखना नहीं है, तो डायरेक्टली क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू 2 आएगा, वो लिखा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखना होगा। एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद कॉस ऑफ ये l कितना है 1 है, तो ये कितना होगा n पाई एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे रहेगा dx। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, 0 टू 2 पे कोई एफ ऑफ एक्स नहीं था, तो ये इंटीग्रल लिमिट स्प्लिट हुआ होगा 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग उसको सेपरेट करके दिखाएंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में देखो इस तरीके से लिखना है हमें, an इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ n पाई एक्स और लास्ट में ds होगा। ठीक है, प्लस अभी इंटीग्रल 1 टू 2 एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ n पाई एक्स और लास्ट में dx। ठीक है, तो ये 0 टू 1 था, 0 टू 1 था, तो इंटीग्रल लिमिट 0 टू 1 पे एफ ऑफ एक्स कितना कंसिडर करना है हमें, पाई एक्स क्वेश्चन में दिख रहा था, तो 0 टू 1 यहाँ पे लिखा पाई एक्स
पाई एक्स को एक राउंड ब्रैकेट में लिख दिया, बाजू में रहेगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स और उसके पीछे डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 to 2 पे एफ ऑफ एक्स कितना दिया था, 0 दिया था, तो 0 लिखा, कॉस ऑफ कितना आएगा एन पाई एक्स और उसके पीछे रहेगा डी एक्स। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमें लेफ्ट साइड में जो फंक्शन दिख रहा है ना इंटीग्रल का, उसका इवेल्यूशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, और राइट साइड वाला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना है, 0 है। देखो हमें अभी ये जो लेफ्ट साइड में अंडरलाइन किया वो उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो लेफ्ट साइड में तो ए एन आएगा, ठीक है, ए एन लिखा, इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है, तो इसके कारण अभी हमें इंटीग्रल साइन नहीं देना है, तो ये पाई एक्स ये फंक्शन यू हो जाएगा क्योंकि वो अलजेब्रिक का फंक्शन है, और ये कोसन ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक का होने के कारण वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये यू और ये वी, उनके बीच में जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा, ठीक है। देखो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है, इंटीग्रल यू डॉट वी डी एक्स अगर है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यू फंक्शन लिखना होता है एज इट इज़, उसके बाद जो वी फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करना होता है, उसको 1 में सबस्क्रिप्ट में 1 लिख कर दिखाते हैं, फिर माइनस साइन देना पड़ता है, फिर जो यू फंक्शन लिया था उसका डिराइव करना होता है यू डैश, जो वी फंक्शन है उसका एक बार अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ था उसी का वापस इंटीग्रेशन करना, तो वो v2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस साइन देना होता है, यू डैश का फिर से डिराइव करने पर यू डबल डैश हो जाएगा, v2 जो एक दूसरी बार इंटीग्रेट हुआ था उसका ही वापस तीसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो v3 हो जाएगा, प्लस माइनस। इसी तरीके से ये है, ऑर्डर को रिपीट करने पर हमें क्या मिलेगा, जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन मिलता है, ठीक है। तो देखो, और ये u कैसे सेलेक्ट किया जाता है, LIATE, इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको u सेलेक्ट किया जाता है। तो L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A का मतलब होता है एल्जेब्रिक, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शन है, तो लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन रहेगा u डॉट वी इस टाइप के फंक्शन के कॉम्बिनेशन में, तो लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन रहेगा LIATE में, तो उसको हम लोग एज u कंसिडर करते हैं जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते वक्त। तो ये पाई एक्स हमारा u हो जाएगा और कॉस हमारा v हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले u एज इट इज लिखना है, तो पाई एक्स एज इट इज लिखा, ब्रैकेट में लिखा, कॉस का इंडिकेशन कितना रहेगा, सिंपली साइन रहेगा, साइन ऑफ एन पाई एक्स, और एन पाई एक्स इस रेडियन एंगल का फर्दर डिराइव करने पर कितना मिलेगा, हमें एन पाई मिलेगा, जो कि हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। उतना करने के बाद माइनस के बाद ब्रैकेट, पाई एक्स का फर्दर डिराइव कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने पर पाई बचेगा, ये पाई लिखा, डॉट दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जो रेडियन एंगल है वो दैट इज एन पाई एक्स, और एन पाई एक्स का फर्दर डिराइव करने पर डिनोमिनेटर में आएगा एन पाई, यहाँ पर ऑलरेडी एन पाई था तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एन स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पाई का फर्दर डिराइव कितना होता है, 0, ठीक है। भले कॉस का इंटीग्रेशन आता हो लेकिन पाई का डिराइव 0 होने के कारण जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना राउंड ब्रैकेट, तो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और लोअर लिमिट कितना रहेगा 0 और अपर लिमिट कितना होगा 1 होगा। इसके बाद बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट स्टेप्स हमें क्या करना है, साइन सिंप्लीफिकेशन करने हैं, तो ये an लिखा पीछे एज इट इज़, साइन सिंप्लीफिकेशन यानी कि देखो ये ऊपर का पाई और नीचे का पाई कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से x अपॉन एन बचेगा, डॉट दिया, साइन ऑफ क्या आएगा साथ में एन पाई एक्स, ये माइनस है ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर पाई नीचे पाई स्क्वायर, तो यानी कि 1 अपॉन एन स्क्वायर, बाजू में आएगा कॉस ऑफ एन पाई एक्स राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस सारे टर्म को लिखा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। इसके बाद अभी x की जगह पे हमें अपर लिमिट पुट करना है, दैट इज़ 1 है वो, ठीक है। तो देखो ये an लिखा, x की जगह पे 1 जाएगा, ये साइन ऑफ एन पाई एक्स था, x की जगह पे 1 जाने पर ये क्या हो जाएगा, साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये फर्स्ट टर्म नहीं आएगा, एंड x की जगह पे 1 है तो कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 टू द पावर n होती है, और अपॉन में एन स्क्वायर रहेगा, ये हो गया अपर लिमिट पुट करके। इसके बाद क्या देना, हमें माइनस देना, माइनस देने के बाद लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, ब्रैकेट देंगे, माइनस के बाद ब्रैकेट देंगे, अभी x की जगह पे जाएगा 0, तो x की जगह पे 0 जाने के कारण ये पूरा सारा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है, x की जगह पे 0, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना रहेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो लिखा 1 अपॉन एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, कॉमन अपॉन का एन स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये an इज इक्वल टू फाइनल आंसर क्या रहेगा, -1 टू द पावर n -1 अपॉन एन स्क्वायर, ये है हमारी an की वैल्यू। अगर इसको ठीक से ऑब्जर्व कर दो तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करने पर यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, देखो ये ऊपर पाई लिखा और नीचे क्या है पाई स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर इंटू पाई रहेगा, तो ये सिर्फ एन स्क्वायर लिखा है, बाजू में ये पाई भी होना चाहिए, तो वो पाई आगे लिख देता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया,
तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते वक्त देखो x की जगह पे 1 पुट करने में cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 टू द पावर n हुई थी, ये -1 टू द पावर n लिखी थी। n स्क्वायर के पहले पाई होना चाहिए था, तो यहाँ पर भी पाई होना चाहिए था। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, x की जगह पे 1 sin n पर वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी x की जगह पे 0 तो ये सारा टर्म 0, x की जगह पे 0 cos 0 होता है 1, लेकिन ये क्या बचेगा 1/πn² बचेगा ना, तो यहाँ पर हमारा पाई होना चाहिए था। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या सेम दिख रहा है, πn² दिख रहा है, तो ये यानी कि ये πn² होना चाहिए था। ये है हमारा फाइनल आंसर, थोड़ा सा करेक्शन था। π/π² कैंसिल होने पर 1/π बचेगा और ये अपॉन का n² साइड में रहेगा उसके, ठीक है। तो ये अभी हमारा राइट आंसर आ चुका है an का। इसके बाद अभी सिमिलरली हमें bn कैलकुलेट करना होगा। देखो तो bn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, bn इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल 0 to 2L है f(x) साइन ऑफ n/x/L n/x/L और लास्ट में होगा dx। जैसे कि हम जानते हैं ये फंक्शन स्प्लिट वाला फंक्शन था, राइट। 0 to 2 ये टोटल इंटरवल था, लेकिन उसके अंदर 1 इस ब्रेकिंग पॉइंट फंक्शन कैसे था, स्प्लिट था, तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर l की वैल्यू जो आई थी वो पुट करनी होगी। ये bn इज इक्वल टू l की वैल्यू कितनी मिली थी कंपेयर करने पर 1 मिली थी, तो ये 1/1 1 ही रहेगा, इंटीग्रल 0 to 2 हो जाएगा। फंक्शन स्प्लिट वाला था, इसके कारण f(x) अभी पुट नहीं करना है, क्योंकि 0 to 2 पे इंटरवल पे f(x) है नहीं, फंक्शन 0 to 1 और 1 to 2 के कारण के ऊपर था ना, तो ये 0 to 2 के लिए हम लोग फंक्शन लिख नहीं सकते, इसलिए ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिखेंगे f(x). l की वैल्यू 1 पुट करके यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, साइन ऑफ n/x रहेगा, n/x और लास्ट का ये dx। इसके बाद अभी हम लोग इस इंटीग्रल को भी सेपरेट करेंगे, यानी कि स्प्लिट करना होगा। bn इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ये f(x) साइन n/x या फिर साइन ऑफ n/x लास्ट में dx लिखा, प्लस इंटीग्रल 1 to 2 f(x) साइन ऑफ n/x लास्ट में लिखा dx। इतना लिखने के बाद अभी देखो 0 to 1 इस इंटीग्रल लिमिट पे f(x) फंक्शन कितना लेना है हमें, πx लेना है, तो ये इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, f(x) फंक्शन लेना था πx लिखा, और बाजू में आएगा साइन ऑफ n/x ब्रैकेट क्लोज और पीछे लिखा dx, प्लस इंटीग्रल 1 to 2 लिखा। f(x) कितना है इस केस में, इंटीग्रल लिमिट 1 to 2 पे 0 है, बाजू का ये साइन ऑफ n/x और उसके बाद dx। अब ये फंक्शन इंटीग्रल 0 इंटू कुछ भी करो 0 आएगा, तो ये वाला इंटीग्रल का पार्ट सिंप्लीफिकेशन में आएगा ही नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। और ये वाले पार्ट पे ये जो अंडरलाइन किया उस इंटीग्रल वाले पार्ट का अगर फर्दर जब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, वहाँ पर भी जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन ही अप्लाई करना होगा, जैसे कि पिछले केस में बताया था। तो πx ये हमारा u है, तो ये πx लिखा u। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस ऑफ जो रेडियन एंगल है वो एज इट इज़ आएगा। फिर जो रेडियन एंगल आया है उसका फर्दर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखना है, वो कितना होगा, n/x का डेरिवेटिव अपॉन में n/, लिखना होगा, n/, इज द कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, इतना लिखा। उसके बाद माइनस साइन दो, माइनस के बाद ब्रैकेट दो। ये जो u फंक्शन था πx, उसका डेरिवेटिव करने पर कितना बचेगा, पाई बचेगा, डॉट लिखा, ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन रहेगा, तो ये साइन सेम रेडियन एंगल दैट इज साइन ऑफ n/x, और n/x का फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पर अपॉन में लिखने पर क्या आएगा, n/, आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी n/, था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n² π² लिखेंगे, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में पाई, ये जो u डैश था इसका अगर फर्दर डेरिवेटिव होता है तो u डबल डैश हो जाएगा, जो कि कितना आएगा, 0 आएगा। पाई तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेटिव करने पर आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसके आगे के स्टेप्स में जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन ये रुक जा रहा है, तो उसके आगे हमें स्टेप्स नहीं लिखनी है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और शुरुआत में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट ये 0 और अपर लिमिट कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से पहले हमें क्या करना होगा, साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करनी है, यानी कि bn इज इक्वल टू πx, ये पाई और ये पाई कैंसिल, क्या रहेगा, -x/n, साइड में क्या आएगा, cos ऑफ n/x रहेगा, माइनस माइनस प्लस लिखा, पाई और नीचे π² है, तो कैंसिल होकर क्या रहेगा, 1/πn² आएगा, बाजू में क्या रहेगा, साइन ऑफ n/x, साइन ऑफ n/x, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओपनिंग में स्क्वायर ब्रैकेट डाला, लोअर लिमिट रहेगा 0 और अपर लिमिट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, अपर लिमिट रहेगा अपना 1। नेक्स्ट स्टेप में अभी x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, क्या कहा, x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, लेफ्ट साइड का ये bn, x की जगह पे 1 आएगा, तो cos n/, की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n, x की जगह पे 1 है, ये आगे का माइनस है, यानी कि क्या रहेगा, ये -1 टू द पावर n और अपॉन का n, ठीक है।
एक्स की जगह पे 1 है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस देना है, माइनस देने के बाद एक्स की जगह पे लेना है 0, तो एक्स की जगह पे 0 लेंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। एक्स की जगह पे 0 को तो साइन 0 0 होता है, तो यानी कि सिर्फ इतना ही टर्म आ जाएगा। बी एन की वैल्यू कितनी होगी, -1 टू द पावर n अपॉन n, यही रहेगी। तो इसके बाद जो इक्वेशन 1 बनाया था हम लोगों ने, जिसमें a0 an और bn ये फूरियर कोफिशिएंट अननोन थे ना स्टार्टिंग में, तो अभी तो उनकी वैल्यू आ चुकी है। तो इक्वेशन 1 में हम लोग जो फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो उसके इसका मतलब अभी हमें लिखना है देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज। देयरफॉर फूरियर सीरीज, एफ लिखा, फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, रिटर्न एज फॉलोज। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में फंक्शन स्प्लिट वाला था, तो हमें पता नहीं कौन सा यूज़ करना, तो जनरली एफ ऑफ एक्स ही लिखा। a0 की वैल्यू आई थी π/4, वो लिख दी। देखो an की वैल्यू क्या आई थी, -1 टू द पावर n -1 अपॉन πn² थी ना। तो समेशन लिखने के बाद हमें विदाउट n वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में लिखने, तो विदाउट n वाले टर्म कौन से, +1 अपॉन π, और n वाले टर्म कहाँ पे लिखने, समेशन के राइट साइड में लिखने, वो क्या रहेंगे, -1 टू द पावर n -1, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, अपॉन का n²। ठीक है, ये देखो an की वैल्यू ये थी ना, तो -1 टू द पावर n -1 n वाला टर्म है ये, अपॉन का n² समेशन के राइट साइड में लिखा, और 1 अपॉन पाई समेशन के लेफ्ट साइड में लिखा, क्योंकि वहाँ पर विदाउट n वाला टर्म है, तो ये अपॉन में n²। इसके बाद में एक्सटेंशन क्या रहेगा, ये cos ऑफ n पाई x रहेगा। l की वैल्यू तो 1 हुई थी, तो cos ऑफ n पाई x रहेगा। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या लिखना है, bn की वैल्यू लिखनी है। bn की वैल्यू कितनी आई थी हमें लास्ट स्टेप से, देखो bn की वैल्यू ये आई थी ना, जिसमें -1 इज द कांस्टेंट है, तो ये और ये बाकी का l n वाला टर्म है, तो माइनस साइन बाहर लिखा, फिर माइनस साइन बाहर लिखा। उसके बाद समेशन डाला, समेशन में n इक्वल टू कैसे जा रहा है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये n की वैल्यू। माइनस साइन बाहर ले लिया, और समेशन के अंदर n वाले टर्म दैट इज -1 टू द पावर n अपॉन का n, और बाजू में क्या रहेगा, साइन ऑफ n पाई x ओनली, n पाई x। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ये n पाई x है, समझ लेना इसको, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। ठीक है, तो लास्ट में सेंटेंस लिख देते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। यहाँ तक भी हमारा आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं तो इस समेशन वाले पार्ट को आगे एक्सपांड कर दे सकते हैं। देखो समेशन वाले पार्ट को आगे एक्सटेंड करने पर चेंजेस क्या रहेंगे, देखो लेफ्ट साइड में तो एफ ऑफ एक्स ही लिखना है, दो फंक्शन थे, दोनों में से कौन सा यूज़ करना पता नहीं, तो इसके कारण लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। ये π/4 एज इट इज़ लिख दिया, ये +1/π भी एज इट इज़ लिख दिया। समेशन को एक्सपांड करने के कारण ये ब्रैकेट डाला, एन की जगह अगर 1 लिखते तो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 -1 -2 अपॉन एन की वैल्यू 1 थी, तो 1² एन, तो ये क्या रहेगा, cos πx रहेगा, cos πx। अगर n की वैल्यू इवन नंबर होगी तो ये कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर इवन नंबर 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, +1 -1 0, तो ये सारा टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सीरीज मतलब सीरीज के अंदर ये टर्म्स कब आएंगे, जब n ऑड रहेगा तो ये आएगा। तो ये नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, -2 अपॉन 3² cos ऑफ 3 πx। नेक्स्ट क्या होगा, -2 अपॉन 5² cos ऑफ 5 πx। इसी तरीके से सीरीज माइनस डाला अप टू इन्फिनिटी जाएगी, तो ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद ये माइनस साइन लिखा, माइनस साइन देने के बाद समेशन है, एक्सपांड करें तो हम लोग इसको ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अभी n की जगह पे 1 होने पर कितना होगा, -1 टू द पावर 1 -1 रहेगा, तो ये माइनस लिखा, अपॉन में 1 होगा, और ये साइन ऑफ πx। ठीक है, n की वैल्यू इवन नंबर होने पर ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 πx। ये कैसा हो रहा है, प्लस माइनस में आ रहा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3 साइन ऑफ 3 πx प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मिडल वाले ब्रैकेट में से, मिडल वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, उसमें से -2 अगर बाहर ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर के सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और जो लास्ट का स्क्वायर ब्रैकेट है उससे हम लोग अगर माइनस साइन बाहर लेते तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर के साइन माइनस के प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/4 लिखा, -2 बाहर ले लिया तो -2 अपॉन पाई हो जाएगा, अंदर के सारे टर्म कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 अपॉन 1² cos πx
प्लस 1/3 स्क्वायर कॉस 3 पाई एक्स प्लस 1/5 स्क्वायर कॉस 5 पाई एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन बाहर निकाला लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट में से, जो लास्ट का जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उससे माइनस साइन बाहर निकाला, बाहर ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यानी कि वही 1/1 साइन पाई एक्स माइनस 1/2 साइन 2 पाई एक्स प्लस 1/3 साइन 3 पाई एक्स साइन 3 पाई एक्स माइनस आएगा बाद में डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दिया। इसी तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं ये एक ही लेक्चर ले रहा हूँ। फूरियर सीरीज़ के सम बहुत बड़े होते हैं तो दूसरा वाला सम बड़ा रहेगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ। आज के इस लिए हुए प्रॉब्लम में अगर कहीं पे डाउट है या फिर कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और ये लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 यानी कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म की इसका पूरे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तैयार है। आप लोग उसको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं आप लोगों को तो आप उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।